नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारे चर्चा का विषय है वह है वारेन हेस्टिंग्स के सुधार, और साथ ही हम वारेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे अपील है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि ये आपका चैनल है। इतिहास, हर इतिहास प्रेमी का चैनल है जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास के पठन पाठन में रुचि रखते हैं। तो फिलहाल आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत आया तब अपने को बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों से भरा हुआ पाया उसने, परंतु इन सब कठिनाइयों का सामना उसने बड़ी ही योग्यता के साथ और बड़ी ही चतुराई के साथ किया, और इन सारी कठिनाइयों से निपटने के लिए विशेष प्रतिभा की आवश्यकता थी, जो कि वारेन हेस्टिंग्स में कूट कूट कर भरी थी। भारत में ब्रिटिश राज को सुदृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम आंतरिक सुधारों की आवश्यकता थी। अतएव हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, हम कह सकते हैं, जिसने कि आंतरिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। तो वो सुधार क्या थे, उन पर हम दृष्टि डालते हैं। सर्वप्रथम हेस्टिंग्स ने क्लाइव के दोहरे शासन का अंत किया। बंगाल के नवाब से शासन संबंधी अधिकार छीन लिया गया और उसे पेंशन दे दी गई। उसने कलकत्ता को केंद्र बनाया तथा जो राजकोष था वो उसे मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता ले आया गया। साथ ही देखिए, भारतीय कलेक्टरों के स्थान पर उसने अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए। वारेन हेस्टिंग्स ने लगान संबंधी जो व्यवस्था थी, तो लगान संबंधी व्यवस्था जो है उसमें भी परिवर्तन किए। उसने एक पंचवर्षीय योजना लागू की, और पंचवर्षीय योजना लागू करके, जिसे कह सकते हैं कि पंचवर्षीय व्यवस्था की लगान वसूलने की। तो प्रत्येक ज़िले में लगान वसूल करने के लिए एक कलेक्टर होता था और उनकी सहायता दीवान करता था। तो हेस्टिंग्स ने बहुत सारे निरर्थक करों को भी हटा दिया। कुछ काल के बाद जो पंचवर्षीय योजना हम कह सकते हैं वो फेल हो गई। पंचवर्षीय योजना फेल होने के बाद जो है उसने फिर से एक वर्षीय योजना प्रारंभ की। इसी तरह से और कुछ आर्थिक सुधार उसने किए। वारेन हेस्टिंग्स ने मुग़ल सम्राट शाह आलम की पेंशन बंद कर दी, और बंगाल के नवाब की भी पेंशन जो है वो घटा दी गई। उसको घटा करके बंगाल के नवाब की पेंशन 13 लाख कर दी गई। कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले भी वापस ले लिए गए और उन्हें नवाब के हाथ 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। खेतीहर श्रमिकों के लिए अनेक कानून बनाए गए। जो खेतीहर मजदूर थे, खेतों में काम करते थे, और साहूकारों पर मजदूरों के उधार देने के संबंध में भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। जो सिक्के प्रचलित थे उनकी बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल का निर्माण किया गया और निर्दिष्ट प्रकार के सिक्के चलाने के प्रयत्न किए गए। तो इसी समय नमक बनाने का भी एकाधिकार मिला। कंपनी की आय इससे जो है काफ़ी बढ़ गई। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उसने आर्थिक सुधार बड़ी मात्रा में किए, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। इनके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार भी किए। न्यायिक सुधार भी आवश्यक थे। तो हेस्टिंग्स ने न्याय की दृष्टि से प्रत्येक ज़िले को एक इकाई मान लिया। उसने प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित की। दीवानी अदालत जो होती थी वो कलेक्टर के अधीन होती थी और वही सारे झगड़ों का निपटारा किया करती थी। फौजदारी अदालत में काजी और मुफ्ती कानूनों की व्यवस्था करते थे और अपराधियों को दंड दिया करते थे।
कलकत्ता में 2 अपीलीय अदालतों की स्थापना भी की गई और ये अपीलीय अदालतें जो थी, एक में दीवानी मामले सुने जाते थे और दूसरे में फौजदारी मामले सुने जाते थे। तो अदालतों में ज़िले की दीवानी तथा फौजदारी फैसलों के विरुद्ध जो है वो अपील भी की जा सकती थी। न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करने के लिए हिंदू और मुस्लिम जो कानून पहले से चले आ रहे थे उनका संकलन किया गया और उनके अनुसार न्याय किया जाता था। व्यापार में भी जो है उसने सुधार किए न्यायिक सुधार के बाद। और जहाँ तक व्यापार के सुधारों का संबंध है तो कंपनी में नौकरी करने वाले जो कर्मचारी थे उनके द्वारा दस्तक इत्यादि के प्रयोग करने की प्रथा को बंद कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना की चौकियों को छोड़ करके बाकी सारी चौकियां तोड़ दी। नमक, सुपारी, तंबाकू इत्यादि को छोड़ करके व्यापार की अन्य वस्तुओं पर चुंगी निर्धारित कर दी गई। इसी तरह से वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ सार्वजनिक सुधार भी किए जो कि आम आदमियों के लिए बहुत ही आवश्यक थे। जैसे हेस्टिंग्स ने डकैतों का दमन किया और उसने जो है पुलिस अफसरों के अधिकार बढ़ा दिए। प्रत्येक ज़िले में एक पुलिस अफसर की नियुक्ति की गई जिस पर ज़िले की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी। तो इस तरह से हेस्टिंग्स ने भारत में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। इन परिवर्तनों के द्वारा हेस्टिंग्स ने दृढ़तापूर्वक शासन की नींव डाली और आगे चल करके कॉर्नवालिस ने उस पर एक इमारत खड़ी की। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में एक तरह से जो आधुनिक ढंग की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है। अब आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारतीय नरेशों के साथ या भारतीय राजाओं के साथ वारेन हेस्टिंग्स के संबंध किस प्रकार के थे। तो 1771 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में मुग़ल सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसके बदले में उसने मराठों को इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले थे वो सौंप दिए। वारेन हेस्टिंग्स ने मुग़ल सम्राट की पेंशन बंद करके अवध से संधि कर ली और उसे कड़ा और इलाहाबाद के सूबे लौटा दिए। तो यह नीति अनुचित थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। वारेन हेस्टिंग्स यदि ये ज़िले मुग़ल सम्राट से न छीनता तो मराठों के साथ उसका प्रत्यक्ष संघर्ष होना निश्चित था और अभी कंपनी इस हालत में नहीं थी, इस स्थिति में नहीं थी कि वो मराठों से सीधे सीधे भिड़े। तो वारेन हेस्टिंग्स अवध के साथ मैत्री करके कंपनी राज्य की सीमा अफगानों के आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था और ब्रिटिश राज्य को मराठों के, जो कि उस समय कंपनी के सबसे प्रबल विरोधी थे मराठे, तो मराठों के प्रत्यक्ष आक्रमण से वो बचाना चाहता था। अब कड़ा और इलाहाबाद की जहाँ तक बात है तो कड़ा और इलाहाबाद के बदले में अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, जिसे 1773 की बनारस की संधि से पुष्ट किया गया। अवध की रक्षा के लिए अवध के ही खर्चे पर कंपनी की एक सेना रखी गई। देखिए कितनी चालाकी की बात थी कि अवध की रक्षा करनी थी, अवध के ही खर्चे पर कंपनी की एक सेना रखी गई। लेकिन इस नीति ने वारेन हेस्टिंग्स को रोहिल्ला युद्ध में फंसा दिया। रोहिल्ला युद्ध के फलस्वरूप कंपनी को कई तरह के लाभ हुए। उसे 40 लाख रुपए की रकम मिली, हेस्टिंग्स को भी 2 लाख रुपए की रकम मिली। अवध के साथ रुहेलखंड के सम्मिलित होने से
कंपनी राज्य की सीमाएं जो हैं वो और सुरक्षित हो गई। पर वारेन हेस्टिंग्स की रुहेला नीति नैतिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से अनुचित थी, ये ऐसा इतिहासकारों का मानना है। रुहेलखंड की जनता अपने शासक से पूर्णतया संतुष्ट थी, उसे किसी तरह का कष्ट नहीं था तथा रुहेलखंड का राज्य जो था वो बड़ा शांतिप्रिय राज्य था और उसने अंग्रेज़ों का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया था। रुहेलखंड एक स्वतंत्र राज्य था, तो ऐसे राज्य की विजय के लिए अकारण सेनाएं भेजना नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित था। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो नंद कुमार का मामला हम लें तो नंद कुमार के मामले में भी उसे फांसी दिलवाने के दोष से वारेन हेस्टिंग्स को मुक्त नहीं किया जा सकता है। हेनरी बेवरिज जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उनका यह कहना है कि ये एक कुकृत्य था वारेन हेस्टिंग्स का और उसने न्याय की हत्या कर दी थी नंद कुमार के मामले में। इसी तरह से मित्रों, चेत सिंह के प्रति किया गया दुर्व्यवहार भी वारेन हेस्टिंग्स के लिए अच्छा नहीं था। कहने का मतलब वारेन हेस्टिंग्स की ख्याति उसकी लोकप्रियता के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। चेत सिंह के प्रति जो उसने दुर्व्यवहार किया और ये उसके काले कारनामों में गिना जाता है। लॉर्ड मैकाले लिखते हैं कि चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से, जिस तरह से भी हो, वारेन हेस्टिंग्स ने धन बटोरने का निश्चय कर लिया था और इसके लिए उसने बनारस के राजा चेत सिंह तथा अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ घृणित व्यवहार किया, जो भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों के कारण चेत सिंह को अत्यधिक धन देने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी वह धन किसे देना था? कंपनी को देना था। तो कंपनी को धन देने के लिए उसको बाध्य किया गया। चेत सिंह का राज्य छीन करके उसके भतीजे को 40 लाख वार्षिक पर दे दिया गया। तो आधुनिक इतिहासकारों ने वारेन हेस्टिंग्स के इस काम को निंदनीय कहा है, अमानुषिक कहा है। यदि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक कठिनाइयों में पड़ी हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि चेत सिंह को बाध्य करके उससे धन वसूला जाए। तो ये एक प्रकार स्पष्ट रूप से एक तरह का अत्याचार था। वारेन हेस्टिंग्स की आर्थिक स्थिति इस लूट से भी नहीं संभल सकी। चेत सिंह को लूटने के पश्चात वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से धन की मांग की। अवध के नवाब आसफ-उद-दौला से छल भरा समझौता करके उसकी मां के तमाम जेवरात और खजाना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लूट लिया गया। और तो ये भी एक कुकृत्य था और इस कृत्य की निंदा की गई है। अब आइए हम वारेन हेस्टिंग्स के चरित्र का और उसके कार्यों का मूल्यांकन करें। तो मित्रों, जो बातें हमने ऊपर की, जो चर्चा हमने ऊपर की, उन्हीं के आधार पर यदि हम वारेन हेस्टिंग्स के चरित्र का और उसके कार्यों का मूल्यांकन करें तो हम ये देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और बहुत मामूली हैसियत से कंपनी में वो एक साधारण सा क्लर्क था, साधारण सा लिपिक था। लेकिन एक लिपिक से उन्नति करते हुए वो गवर्नर जनरल के पद पर पहुंच गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और तो यही उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस समय बंगाल का शासन तंत्र उसके हाथों में आया उस समय कंपनी की स्थिति बड़ी गंभीर थी। कंपनी चारों ओर से संकटों में फंसी हुई थी, संकटों में घिरी हुई थी। इस संकट से कंपनी को निकालने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को ही प्राप्त है। हेस्टिंग्स ने अनेक युद्ध किए और नवजात कंपनी राज्य को, कंपनी का राज्य, कंपनी तो काफ़ी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी, लेकिन जो कंपनी का राज्य था वो नया नया था। तो नवजात कंपनी राज्य को संकट से उसने बचाया। उसने विभिन्न
प्रकार की सुधार योजनाएं चलाई, जिनका हमने ऊपर जिक्र किया। आर्थिक सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए। तो सुधार योजनाओं के द्वारा जो है उसने कंपनी के शासन को व्यवस्थित किया। कंपनी के नौकरों के वेतन में वृद्धि कर दी गई, जिससे कि वो भ्रष्टाचार में न लिप्त हों। यद्यपि उसने भारत में अनेक अमानवीय और अनुचित कार्य भी किए, फिर भी उसने अगर कहा जाए तो इन कार्यों के पीछे जो कारण थे वो कारण यही थे कि वो कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, तो इसलिए उसको इस तरह के कार्य भी करने पड़े। कंपनी के राज्य को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के कारण हेस्टिंग्स का महत्व जो है वो क्लाइव से अधिक था, क्योंकि क्लाइव ने जो है इस तरह के कोई सुधार कार्य वगैरह नहीं किए थे। इसलिए कुछ व्यक्तियों के विचार में या कुछ इतिहासकारों के विचार में आप कह लीजिए कि क्लाइव से वह ज़्यादा योग्य था और क्लाइव से अच्छा अधिकारी था, और भारतीय लोकमत में वह क्षमा का अधिकारी नहीं है, परंतु अपने देश की उसने सेवा की, यानी ब्रिटेन की उसने सेवा की। तो मित्रों, हेस्टिंग्स में और भी कुछ गुण थे, जैसे वो बहुत साहसी था, उसके अंदर अदम्य साहस था, बहुत ही धैर्यवान था, वह दृढ़ प्रतिज्ञ था और कंपनी के हित को सर्वोपरि समझता था, और कंपनी के हितों को सर्वोपरि समझ करके ही उसने अपने कार्यों का संपादन किया। मैसूर और मराठा युद्धों के समय उसने राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया, दूरदर्शिता का परिचय दिया। यद्यपि उसके काल में कंपनी राज्य की सीमाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसने कंपनी की भावी साम्राज्य की नींव डाली, और ये हम कह सकते हैं, जिस पे आगे चल करके कॉर्नवालिस और आने वाले गवर्नर जनरल्स जो थे उन्होंने एक भव्य महल खड़ा किया उस नींव के ऊपर। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की व्यवस्था की थी, उसका जन्म वारेन हेस्टिंग्स की अवध नीति से ही होता है, जिस पर हम आगे और दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शासन संबंधी सुधारों के द्वारा हेस्टिंग्स ने अपने को एक कुशल शासक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके सुधारों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस का मार्ग सुगम बना दिया, और साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए जो न्यायिक सुधार थे, आगे चल करके वो भी भारत में न्याय व्यवस्था की नींव बने, और आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स ने उसमें लगातार सुधार किए। इसके अलावा कुछ और भी गुण उसके अंदर थे। हेस्टिंग्स ने भारतीय साहित्य को भी प्रोत्साहित किया, और कलकत्ता मदरसा की उसने नींव डाली। उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में सर विलियम जोन्स की मदद की। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो चूँकि वह एक हिंदू विधान का संग्रह करना चाहता था वारेन हेस्टिंग्स, तो इसलिए उसने संस्कृत के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण समझा, और संस्कृत के अध्ययन के लिए आगे चल करके बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल के अरेबिक सोसाइटी की स्थापना की गई, और ये 1784 ईस्वी में हुई थी। उसने भौगोलिक अनुसंधानों को भी प्रोत्साहन दिया, और उसे ऐसा कहा जाता है कि चित्रकारी से भी जो है उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा अनुराग था, और उसे चित्रकारों का आश्रयदाता माना जाता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की उन्नति का भी उसने प्रयास किया। तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार जैसे पी रॉबर्ट्स का मानना है कि वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरलों में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। उसके संबंध में और भी आगे आने वाले गवर्नर जो वाइसराय थे, जैसे लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि वस्तुतः हेस्टिंग्स
उन योग्य व्यक्तियों में सबसे अधिक योग्य था जिन्होंने भारत का साम्राज्य इंग्लैंड को सौंपा था। तो इस तरह से मित्रों हमने बहुत ही संक्षेप में वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों के विषय में और साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो कार्य किए गए उनका हमने मूल्यांकन भी किया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।